हेलो टीचर्स, इस वीडियो में हम रिमेनिंग स्कूल इंटर्नशिप एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन एक्टिविटी। यहाँ पर कोई भी स्कूल की एक्टिविटी आप ले सकते हैं और यहाँ आपको लिखना है कि उसकी प्लानिंग आप किस तरह से करेंगे, उस एक्टिविटी के पीछे एम क्या है। मान लीजिए मैंने एक डांस कॉम्पिटिशन को लिया है यहाँ पर, तो डांस कॉम्पिटिशन में मैंने कल्चरल फॉर्म्स पर ही डांस कॉम्पिटिशन को ऑर्गेनाइज किया मान लीजिए। तो उसका ऑब्जेक्टिव होगा कि मैं स्टूडेंट्स को अवेयर कराना चाहती हूँ कि कितने कल्चरल फॉर्म्स हैं और कितने कल्चरल डांस होते हैं और वह किस स्टेट में परफॉर्म किए जाते हैं और उनमें किस तरह के आभूषण या फिर ड्रेसेस को यूज किया जाता है और वो किस सेरेमनी पर परफॉर्म किए जाते हैं। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। अब इसमें जो भी डांस कंपटीशन में जो भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी वो मुझे यहाँ पर लिस्ट देनी है कि मान लीजिए मुझे है ना एक जैसे कि फ्लेक्स बनवाना होगा या नोटिस निकालने होंगे और स्टेज में डेकोरेशन का आइटम्स चाहिए होंगे और सीटिंग अरेंजमेंट करना होगा, जो भी मटेरियल चाहिए और उसमें खर्च कितना आएगा और कितना टाइम चाहिए इस डांस कंपटीशन की प्रिपरेशन के लिए और डांस कंपटीशन का ड्यूरेशन क्या होगा, वो सारा प्लानिंग मुझे यहाँ पर लिखना है। उसके बाद कोई भी प्रोग्राम करने से पहले एक ओरिएंटेशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जो डांस कंपटीशन या कोई भी एक्टिविटी वो बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज होती है और बच्चों की लर्निंग के लिए ऑर्गेनाइज होती है। तो आप डांस कंपटीशन के नोटिस देते समय बच्चों को क्या ओरिएंटेशन देंगे, तो आप बताएंगे कि हम इस कंपटीशन के थ्रू आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप जाने कि कितने तरह के कल्चरल डांस फॉर्म्स होते हैं हमारे देश में और वो किस मौके पर परफॉर्म किए जाते हैं और वह किस राज्य में परफॉर्म किए जाते हैं। ये आपका ओरिएंटेशन हो सकता है और आप बच्चों से कह सकते हैं कि वो कंपटीशन में किन किन एस्पेक्ट्स पर फोकस करें, वो देखें कि उनकी शैली क्या है, डांस की स्टेप्स कैसी होती है, किस तरह का म्यूजिक वो प्ले करते हैं, किस तरह की लैंग्वेज वो यूज करते हैं और किस राज्य में वो डांस परफॉर्म किए, वो आपकी ओरिएंटेशन हो सकता है। कोई सी भी आप एक्टिविटी लीजिए, आप उसका फोकल पॉइंट सेट कर सकते हैं ताकि बच्चे सिर्फ उन्हीं एस्पेक्ट्स को ऑब्जर्व करें। जनरली बच्चे बीट्स को एंजॉय करते हैं, लेकिन बीट्स को एंजॉय करना किसी भी एक्टिविटी का एम नहीं होता है। तो आप ओरिएंटेशन जो आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ लिख सकते हैं। अब किसी भी कंपटीशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें कई पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है कि जो मैनेजमेंट होगा वो कौन करेगा ताकि डिस्टरबेंस ना हो और हर पूरा जो प्रोग्राम है वो स्मूथली रन हो। तो वॉलंटियर्स आपको डिसाइड करने होंगे, कोई ट्रबल शूटर्स आपको अपॉइंट करने होंगे, मतलब कुछ बच्चों को ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी कि कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो वहां पर वो तुरंत उस प्रॉब्लम को शूट कर सकें या उसको खत्म कर सकें। और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी या फिर रिफ्रेशमेंट फैसिलिटी है, सीटिंग अरेंजमेंट है और बहुत सारी बातें हैं जो ध्यान में रखनी होती हैं। तो आप अपनी एक्टिविटी के हिसाब से कुछ मेन पॉइंट्स को यहाँ आइडेंटिफाई करिए और लिखिए जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए उस एक्टिविटी के दौरान। नेक्स्ट है एक्टिविटी के बाद हर टीचर उस एक्टिविटी को अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज कर सकती है। जैसे सोशल साइंस टीचर बोल सकती है कल्चर सोशल साइंस सब्जेक्ट का एक पार्ट होता है, तो सोशल साइंस टीचर बोल सकती है कि बच्चों से कि वो डांस फॉर्म्स को आइडेंटिफाई करें और स्टेट्स को आइडेंटिफाई करें और डांस की शैली को आइडेंटिफाई करें, कॉस्ट्यूम्स को, और इस तरह से वो राइट अप लिखवा सकती है टीचर। हिंदी की टीचर भी ऐसे ही एक आर्टिकल लिखवा सकती है। साइंस की टीचर लाइट, साउंड आदि के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट वर्क बच्चों को दे सकती है। मैथ्स टीचर एरिया कितना ऑक्यूपाई हुआ है और नंबर ऑफ सीट्स और इस तरह से कुछ प्रोजेक्ट बच्चों को दे सकती है। तो ऐसे फॉलो अप एक्टिविटी आप एक ब्रीफ एक्टिविटी प्लान करके आप फॉलो अप में लिख सकते हैं। उसके बाद है रोल ऑफ टीचर, कि टीचर्स का रोल क्या होगा एक्टिविटी के पहले, एक्टिविटी के बीच में और एक्टिविटी के बाद में, कि कितनी टीचर्स की रिक्वायरमेंट होंगी जो डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स को कोऑर्डिनेट कर सके। तो आप यहाँ पर रोल ऑफ टीचर्स लिख सकते हैं कि एक एक्टिविटी में टीचर्स का रोल क्या होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम जानते हैं रिपोर्ट ऑन एजुकेशनल बॉडीज इन द प्लेस। किसी भी एजुकेशनल बॉडी को आप ले लीजिए और उस पर एक रिपोर्ट बनाइए।
जैसे सबसे पहला है कि जैसे मान लीजिए मैंने इग्नू का ही एग्जांपल लिया, इग्नू एक एजुकेशनल बॉडी है, यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी है। ऐसे ही रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मध्य प्रदेश बोर्ड है, सीबीएसई है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है। ऐसे कोई से भी एजुकेशनल बॉडी को आप ले लीजिए और किस दिन आपने विजिट किया वो डेट लिख दीजिए, किस समय आपने विजिट किया वो आप लिख दीजिए, और ये इंस्टीट्यूट किस तरह का है। क्या एक्चुअली होता क्या है कि हम टीचर्स को जानकारी होनी चाहिए कि इन एजुकेशनल बॉडीज के बारे में, क्योंकि कभी ना कभी हमें काम पड़ता ही है, तो हम इजीली वहाँ जाके बात कर सकते हैं, या हम उसके बारे में अवेयरनेस रखेंगे तो हम इजीली वो अपना काम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो वह बॉडी किस प्रकार की है, गवर्नमेंट बॉडी है, एडेड है या प्राइवेट बॉडी है, वो आप लिखिए। वह बॉडी किस जगह स्थित है, अर्बन एरिया में है, सेमी अर्बन में, रूरल में या ट्राइबल एरिया में। वह उसका एड्रेस क्या है, किस डेट को वो एस्टैब्लिश हुई है, उसका ब्रीफ हिस्ट्री आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और उस बॉडी को एस्टैब्लिश करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। ये डिटेल्स आपको उस बॉडी की वेबसाइट पर भी मिल सकती है, तो वहां से भी आप फिजिकल विजिट ना करके आप उसकी वेबसाइट से भी ये जानकारियों को निकाल सकते हैं। और वह जो बॉडी है वो काम क्या करती है, उसके फंक्शंस क्या हैं, तो यह भी आपको वेबसाइट से इजीली मिल सकते हैं। उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आप बनाइए कि टॉप मोस्ट अथॉरिटी वहां पर क्या है और उसके अंडर में कितने पर्सनल्स काम करते हैं। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी वेबसाइट पर अवेलेबल होगा, और प्रेजेंट में कौन कौन पोस्ट में है और उनकी पोस्ट क्या है वह भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, और उस इंस्टीट्यूशन में किस तरह की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले किया गया, पिक्चर और वर्क्स आदि को, किस तरह का वर्क आपने देखा है, क्या वह रेगुलरली अपडेट होता है या फिर वह परमानेंट नेचर का है, और उस एजुकेशनल बॉडी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फर्नीचर किस तरह का है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स आपने वहां पर देखे, उनका भी ब्रीफ में आप जानकारी यहाँ पर लिख सकते हैं। यदि कोई अन्य जानकारी आपने वहां पर देखी है तो वह भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हम जानते हैं लर्निंग रिसोर्स के बारे में रिपोर्ट। टेक्स्ट बुक के अलावा स्कूल में कौन कौन से लर्निंग रिसोर्सेस अवेलेबल हैं जिससे बच्चों की लर्निंग या स्टूडेंट्स की लर्निंग को फैसिलिटेट किया जा सके, तो वह आपको यहाँ पर लिखना है कि टेक्स्ट बुक के अलावा कौन कौन सी सप्लीमेंट्री बुक्स हैं, वर्क बुक या ऑनलाइन रीडिंग मटेरियल को स्कूल यूज करता है। ये टीचर से भी इंटरेक्ट करके आप ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। क्या इंपॉर्टेंस है स्कूल में एटलस मैनुअल आदि के यूज के लिए, और कौन कौन से सप्लीमेंट्री रिसोर्स मटेरियल को स्कूल यूज करता है, किस तरह की ग्रुप एक्टिविटीज स्कूल में परफॉर्म होती है, ये सारी जानकारी आप लिख सकते हैं इसमें। और जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उन टीचर्स की क्लासरूम उनकी परमिशन से आप ऑब्जर्व कीजिए, और ये एस्पेक्ट्स मेनली आपको ऑब्जर्व करने, उनकी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई भी क्लास आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि टीचर किस तरह से बात करती है, मतलब क्लियरली बोलती है कि नहीं क्लास में, और डज द टीचर एक्नॉलेज स्टूडेंट्स आइडियाज ड्यूरिंग द क्लास, क्या टीचर क्लास के दौरान बच्चों के विचारों को स्वीकार करती है। इस तरह से आप ये पॉइंट्स पहले ही रीड करके जाएंगे और उनकी क्लास ऑब्जर्व करके, और जो आप ऑब्जर्व करते हैं वह आप इन क्वेश्चंस के अंडर में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, इजीली आप रीड करके इनको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है एड्रेसिंग स्कूल असेंबली। आप कोई टॉपिक ले लीजिए स्कूल असेंबली का, आप देखते होंगे कि स्कूल में असेंबली डिफरेंट टॉपिक्स पर और डिफरेंट जो इम्पोर्टेंट डेज है उनके अकॉर्डिंग स्कूल में असेंबली होती है। कोई भी टॉपिक आप ले लीजिए जिस पर आप स्कूल में असेंबली करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए गांधी जयंती आ रही है तो मैं पीस पर, अहिंसा पर, सत्याग्रह पर एक स्पेशल स्कूल असेंबली कंडक्ट कर सकती हूँ। तो एक अच्छी सी थीम आप डिसाइड कीजिए और इस टॉपिक के यहाँ पर लिखिए। उसकी प्लानिंग क्या होगी आपकी, कौन कौन सी एक्टिविटी आप उसमें असेंबली में परफॉर्म करा सकते हैं। तो उसका जैसे मैंने पहले बताया प्लानिंग का, वैसे ही आप लिख लीजिए। किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे आप वो भी लिख सकते हैं। और कुछ टीचर्स से, कुछ बच्चों से आप फीडबैक कलेक्ट कर सकते हैं कि वह असेंबली कैसी थी और उस असेंबली की थीम का बच्चों के लिए क्या यूज है, उसकी उपयोगिता क्या है, और आपका रिफ्लेक्शन क्या है। कि मतलब कई बार तो हम एक्टिविटी कराते तो हमें खुद समझ में आता है कि कहाँ हमसे गलती हुई, कहाँ हमने बहुत अच्छा काम किया, और हम दोनों ही तरह से हम सीखते हैं। तो
वो आप अपनी चिंतन खुद सोचिए, बैठ के सोचिए और कुछ सेंटेंस उसके बारे में लिखिए कि आगे आप जब भी प्रोग्राम कराएंगे तो उसमें आप किन बातों का ध्यान रखेंगे और उसको कैसे आप और बेहतर बना सकते हैं। अब नेक्स्ट है टेक्स्ट बुक एनालिसिस। इसमें आप कोई भी स्कूल की टेक्स्ट बुक ले लीजिए, उसका टाइटल लिखिए यहाँ पर, उस बुक को किसने लिखा है, उसका बुक का पब्लिशर कौन है, क्या उस बुक का कॉपीराइट है तो कॉपीराइट डेट भी होगा उसमें, उस बुक की कीमत क्या है और किस क्लास की वह बुक है, किस विषय की वह बुक है, वो लिखिए आप यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको लिखना क्या बुक में कंटेंट है, इंडेक्स दिया हुआ है या ग्लॉसरी, मतलब जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उनको डिफाइन किया गया है कि नहीं। तो यदि किया गया तो यस और नो में आंसर दीजिए आप। उस बुक का लेआउट कैसा है, मतलब जो अपीयरेंस है वह कैसा है, और चैप्टर्स को लॉजिकली अरेंज किया गया है कि नहीं। लॉजिकली मतलब है कि सरल से कठिन की ओर, या एक तरह से सीक्वेंस में अरेंज किया है, स्टेप बाय स्टेप ऐसे अरेंज किया है कि नहीं। और चैप्टर्स में क्लियर इंट्रोडक्शन और कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन और समरी है कि नहीं, वह देख के ऑब्जर्व करके आप लिखिए उसमें, यस और नो में आंसर दीजिए और एक सेंटेंस भी जोड़िए ताकि हम और क्लियरली समझ सकें कि आपका ऑब्जर्वेशन कैसा है। क्या बुक में रेफरेंस बुक, बिब्लियोग्राफी और रिसोर्सेज दिए हैं, तो ये पढ़ के आप इजीली उसका पढ़ के ऑब्जर्व कीजिए और अपना ऑब्जर्वेशन यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अब पार्ट 3 में क्या लिखा है, क्या बुक में जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, जो बुक में जो भी कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं, क्या उनका रियल लाइफ एप्लीकेशन दिया है उसमें कि नहीं, तो वह लिखिए। यदि दिया है तो लिखिए यस, जहां तक कि एनसीईआरटी बुक में रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं। और इंफॉर्मेशंस एंड डायरेक्शंस भी क्लियरली लिखे हैं कि नहीं, एक्टिविटीज को अप्रोप्रिएटली डेवलप किया है कि नहीं, और उस बुक में मैप, ग्राफ, पिक्चर्स का सही यूज है कि नहीं। इस तरह से आप ऑब्जर्व करके अपना ऑब्जर्वेशन यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद है एक्टिविटीज इंक्लूड गाइडिंग क्वेश्चंस। यदि एक्टिविटीज में कुछ गाइडिंग क्वेश्चंस है ताकि उनकी और हायर लेवल थिंकिंग स्किल डेवलप हो सके, यदि उसके अलावा भी कुछ अन्य जानकारी आप देखते हैं तो उनके बारे में भी आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि आइडेंटिफाई टाइप ऑफ टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बुक, कि बुक में किस तरह के टेक्स्ट का यूज किया गया है। तो टेक्स्ट कई तरह के होते हैं, जैसे लिटरेरी, साहित्यिक पार्ट में, लिटरेरी बुक्स में लाइक लैंग्वेज इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर की बुक में लिटरेरी टाइप का टेक्स्ट का यूज होता है। नॉन लिटरेरी टेक्स्ट का यूज जनरली जैसे सोशल साइंस है और जैसे कि सिर्फ कह रहे हैं हम किसी बात को, वहाँ नॉन लिटरेरी टाइप ऑफ टेक्स्ट यूज होता है। नैरेटिव इनकी आप मीनिंग इंटरनेट से ढूंढ सकते हैं और देखिए कि मान लीजिए आपने साइंस की बुक उठाई है तो साइंस की बुक में किस तरह के टेक्स्ट का यूज किया गया है, लाइक साइंटिफिक टेक्स्ट का यूज किया गया है और टेक्निकल टेक्स्ट का यूज किया गया होगा। परसुएसिव टेक्स्ट का यूज जैसे कि हिस्ट्री में और लैंग्वेज की बुक्स में होता है। तो आप देखिए कि किस तरह के टेक्स्ट का यूज किया गया है और उस तरह का टेक्स्ट का यूज किस तरह के विषय में होता है। जैसे मान लीजिए टेक्निकल टेक्स्ट है तो वो जनरली साइंस में ही यूज होगा। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि जैसे लिटरेरी टेक्स्ट है तो वो लैंग्वेज इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर में यूज होगा, लिटरेचर की बुक्स में ज्यादा यूज होता है। तो वो लिख सकते हैं कि मान ली जैसे साइंटिफिक टेक्स्ट है तो उसका यूज साइंस, मैथ्स में आदि विषयों में होता है। अब किसी एक प्रकार के टेक्स्ट के ऊपर 8 से 10 लाइन आप किसी टेक्स्ट बुक में से देखकर यहाँ पर एज इट इज आपको यहाँ पर लिखना है। अब ये जिस स्कूल में आपने इंटर्नशिप की है उनका फीडबैक आप ले सकते हैं कि जो भी मतलब आपने किस तरह से ऑब्जर्वेशन किया, तो उसके ऊपर एक फीडबैक आप स्कूल से कलेक्ट कर सकते हैं। सो हियर विद वी हैव अंडरस्टूड द स्कूल इंटर्नशिप एक्टिविटीज and in next video we will discuss about case study. Thank you so much.